Okay, yeah. I hope my screen is visible. Yeah. So let's start with the garbage collection. अभी क्या होता है when we create like in Java we deal a lot of with objects. हम object create करते हैं, destroy करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. But when we keep on creating objects and एक point के बाद ऐसा हो जाता है कि the compiler might throw some error. Why does this happen? Because हमने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो पाइलअप होती जाती है. पाइलअप होते होते वो पूरी मेमोरी स्पेस को ये कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है. वहां पे हमारा जेवीएम के पास एक क्लीनर होता है, दैट इज द गार्बेज कलेक्टर. वो आता है एंड वो इस चीजों को हैंडल करता है. सो एज समृद्धि मेंशन्ड कि सॉरी हम जब स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखते हैं, तब हमारा स्टैक में हमारा एस स्टोर होता है, विच इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट दैट इज इन हीप. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर होता है और ये हमारा स्टैक. तो हमारा स्टैक में हमारा रेफरेंस वेरिएबल रहता है एंड हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होता है, हीप में क्रिएट होता है. अभी क्या होता है, एट टाइम्स हम रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर देते हैं. तो रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो जो रेफरेंस वेरिएबल पहले जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, अब वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट कर रहा, अब वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. तो ऐसे तो वी लॉस्ट द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल देयर इन द हीप मेमोरी. तब क्या होता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस विच इज नॉट गुड, क्योंकि हम अगर उसको यूज नहीं कर रहे तो हम उसको स्पेस उसको मेमोरी में रखें ही क्यों. तो यहीं पे हमारा गार्बेज कलेक्टर काम आता है. एंड गार्बेज बेसिकली मीन्स ऑब्जेक्ट दैट हैज नो रेफरेंस वेरिएबल. हियर वी कैन सी द पॉइंट्स की ऑटोमेटिकली इट इज डन ऑटोमेटिकली बाय द जेवीएम. जैसे सी और सी प्लस प्लस में, सी में हमारा एक फ्री करके हम यूज करते हैं टू लाइक क्लियर द मेमोरी स्पेस, बट यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता है. द like JVM does it automatically. Okay, yeah. And the objects are stored in the heap, as I mentioned, and the memory areas that I've mentioned. And garbage collector only works on the heap. मतलब उसको static variable, मतलब reference variable से कोई भी लेना देना नहीं है. It just works on the objects that are in the heap, and also the objects that are eligible for the garbage collection. Okay. So क्या होता है कि when I say student S is equal to new student, और फिर बाद में I use the same reference variable and create another object that is like S is equal to another student. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है दैट इज मतलब लाइक उसका रेफरेंस वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड. दिस इज लाइक द रेफरेंस सेट टू नल. और मतलब अगर एक और क्रिएट कर देंगे तो नो सॉरी, आई एम सो सॉरी, रेफरेंस सेट टू नल इज व्हेन आई राइट student s is equal to new object and then I set s is equal to null. मतलब मैंने s reference variable को null पे set कर दिया. That means s is not pointing to anything. Now the reference variable also exists and the object also exists, but the reference variable is not pointing to the object. That is the reference set to null. Reference reassignment is when I create two objects like student s1 is equal to new student and student s2 is equal to new student. s1 एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, s2 एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. बट देन आई डू s1 is equal to s2. अब क्या हो रहा है, s1 भी s2 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. पहले s1 एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, s2 एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, फिर s1 भी s2 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. ऐसे तो हमने s1 के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल खो दिया. दिस इज reference reassigned. And then method local object after method ends. मतलब एक बार ये मेथड, मतलब मेथड के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो मेथड जब खत्म हो जाता है हमें उस ऑब्जेक्ट की और जरूरत नहीं होती है. सो ऐसे हमारा एक और क्रिएट हो जाता है. एंड अनोनिमस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विद नो रेफरेंस वेरिएबल. मतलब स्टार्टिंग से ही उसके पास कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं था, विच इज लाइक हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, बट लाइक ऑब्वियसली इट इज नॉट रिकमेंडेड. And the working of the garbage collector is कि JVM checks the heap periodically and it does all of this. Basically क्या होता है कि ऐसे तो नहीं है, मतलब like JVM खुद भी clean करता है, but we can also like manually call the garbage collector using system.gc. Yes, here it is. We can manually call it using the system.gc. Okay, method local object is in like हम एक मेथड क्रिएट किए है, मेथड के अंदर हमने बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड वी आर नॉट यूजिंग इट अगेन. ऑब्वियसली आगे जाके हम इस चीज का एग्जांपल देखेंगे, तो प्लीज वेट फॉर इट, तब और अच्छे से समझ में आएगा. ओके ओके, सो हम मैन्युअली भी कॉल कर सकते हैं.
हम मैनुअली भी कॉल कर सकते हैं गार्बेज कलेक्टर को, बट इट इज नॉट मतलब लाइक नेसेसरीली वो काम करेगा ही नहीं करेगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर कॉलिंग, इट डिपेंड्स ऑन द जेवीएम कंप्लीटली. तो system.gc करके हम गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर सकते हैं. एंड गार्बेज कलेक्टर फिर एक फाइनलाइज कीवर्ड को कॉल करेगा, फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ मतलब वो रन करता है बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड. एंड हियर इट इज द फाइनलाइज मेथड. जनरली हम आज लाइक रिसेंट केसेस में लाइक मॉडर्न जावा में हम यूज नहीं करते हैं फाइनलाइज कीवर्ड मेथड, बिकॉज लाइक बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच. एंड दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड. एंड हियर इज द कोड, लाइक द कोड यू कैन सी. हम ऐसे पॉइंट करके डाल सकते हैं विद इन आवर कोड. यू गाइस कैन ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ. एंड बट लाइक या आजकल हम यूज नहीं करते हैं ये चीज. लेट्स कम बैक टू द कोड एंड एक बार देख लेते हैं. या सो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट सेट टू नल है. हमने पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. एंड दिस इज द स्टूडेंट क्लास विच हैज लाइक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले मेथड टू डिस्प्ले द मेथड. एंड ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर तभी रन करता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. दैट इज वाई हियर आई हैव डिस्प्लेड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड आई हैव एक्सेस्ड इट यूजिंग एस डॉट डिस्प्ले. एंड यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एस इज इक्वल टू नल सेट कर दिया. इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले एस क्रिएट किया और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो एस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. उसके बाद मैंने क्या किया, एस इज इक्वल टू नल सेट कर दिया. मतलब रेफरेंस वेरिएबल भी है और हमारा ऑब्जेक्ट भी है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड. एस पॉइंट नहीं कर रहा है. लेट अस ट्राई एंड रन दिस. एक सेकेंड. यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है बिकॉज मैंने एस इज इक्वल टू नल सेट कर दिया. मतलब पहले तो ये रन किया उसके बाद ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया. जस्ट अ सेकेंड, मैं लेट मी सी. या सो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एस डॉट डिस्प्ले प्रिंट हुआ. एस डॉट डिस्प्ले में मेरे को आईडी और नेम प्रिंट कराना था. तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और फिर नेम और आईडी प्रिंट हुआ. उसके बाद जब मैंने वापस एस इज इक्वल टू नल किया तो मतलब मैंने उसका रेफरेंस वेरिएबल अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैंने एस डॉट डिस्प्ले कॉल किया जस्ट टू सी कि लाइक हाँ ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर भी रहा है क्या. तो ये ऑब्जेक्ट तो अभी नहीं एग्जिस्ट कर रहा. दैट इज व्हाई इट इज थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज एस इज नल. एंड also guys, you can check the methods of like बहुत सारी मतलब जो भी classes, the access modifiers and like the existing classes in the like if you use any idea, so you can like see the existing classes and see the working itself, and avoid asking us so many questions bar. So yeah, you can do that as well. And any more doubts from here? Okay, yeah. So अभी हम देखते हैं like the previous code we had. Yes, here we can see कि हमने जो लास्ट टाइम किया था कि सर्कल क्लास भी शेप क्लास को एक्सटेंड कर रहा है एंड ट्रायंगल क्लास भी शेप क्लास को एक्सटेंड कर रहा है. वी कैन सी दैट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सर्कल क्लास का एंड ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. एंड वी कैन सी दैट दोनों ही एक्सटेंड कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप देख सकते हैं कि सर्कल इज अ शेप एंड ट्रायंगल इज अ शेप, राइट? ओके. फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सर्कल क्लास में एक साइड सॉरी ट्रायंगल क्लास में एक साइड्स भी मतलब साइड्स वाला मेथड भी चाहिए था हमें, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रायंगल के साइड्स होते हैं और सर्कल के साइड्स नहीं होते. दैट मीन्स सर्कल इज अ शेप, triangle is a shape, but triangle also has sides. That means we can deduce a kind of a object relationship over here. That means ये लोग related कैसे है कि like triangle एक shape भी है और triangle के पास sides भी है.
So this is like a kind of relationship we are forming here. And why necessarily we are discussing this topic is because आगे जाके हम DSA जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे लिंक लिस्ट आएंगे, ट्री आएंगे, एंड देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे. तो फिर टू लाइक to make the efficient use of these object relationships, and then we can implement it using on the data structures. That is why we are learning object relationships. Let us see that in detail. Yep. Okay. So now coming on to the data relationship, sorry, object relationship. Here is the object relationships. ये basically हमें बताता है कि how objects are related to each other, and there are basically two types of relationships हो सकते हैं. कि inheritance है जो हमने देखा था कि class extends shape, that is like circle extends shape, that means circle is a shape. तो वहां पे ये inheritance आता है. And then association, which is like a has a relationship, जो हमने देखा कि triangle is a shape but it also has sides. तो वहां पे association यूज हुआ, एंड उसके पहले circle is a shape, वहां पे inheritance यूज हुआ. तो अभी association also has two types, like aggregation and composition. अब aggregation में क्या होता है कि the classes are independent. Like suppose when we talk about, here we can see the example, like student has a laptop. So student has a laptop, but can a laptop exist without a student? Obviously लैपटॉप ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड स्टूडेंट के पास भी हो सकता है. सो इंडिपेंडेंट, दैट इज वीक बॉन्डिंग, एंड इट इज लाइक द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज द लैपटॉप ऑब्जेक्ट does not depend on the container. मतलब लैपटॉप का existence does not depend on the student का existence. It can exist without the student also. And then coming on to the composition, which is the dependent one. दोनों ही has a relationship है, but this is independent, that is weak, and this is डिपेंडेंट. डिपेंडेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. जैसे कार हैज ए इंजन, मतलब कार की एग्जिस्टेंस मतलब अगर कार एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली उसके पास एक इंजन होगा ही होगा, एंड अगर इंजन एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कार होगा ही. ऐसे इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. सो यहाँ पे कंटेंट ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर. एंड यहाँ पे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि कार के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं. कि कार के इंजन पार्ट हो सकता है और म्यूजिक प्लेयर पार्ट हो सकता है. तो कार हैज म्यूजिक प्लेयर एंड कार हैज अ इंजन, बट कैन अ म्यूजिक प्लेयर एग्जिस्ट विदाउट अ कार? ऑब्वियसली इट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कार. इट कैन लाइक हमारे पास होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, ऑल दैट होता है. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कार. इट कैन एग्जिस्ट अकेले भी. एंड सिमिलरली कार हैज अ इंजन. जब कार की एग्जिस्टेंस इंजन पे डिपेंड करती है, बिकॉज विदाउट इंजन कार कैन नॉट रन. सो कार को एग्जिस्ट करने के लिए इंजन को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली इंजन को एग्जिस्ट करने के लिए कार को भी एग्जिस्ट करना होगा. दैट इज वाई दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. आई होप आई एम क्लियर अभी तक. ऑब्वियसली विल लुक एट द कोड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, एंड ऑब्वियसली हम इसको बेसिकली पढ़ रहे हैं. आगे जाके हम डीएसए जब करेंगे तो हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें ट्री होगा, ग्राफ होगा, लिंक लिस्ट होगा. सो ट्री में बेसिकली हम कॉम्पोजिशन यूज करते हैं. हियर कॉम्पोजिशन मतलब डिपेंडेंट, मतलब टाइटली कपल्ड होंगे. ऐसा नहीं है कि लाइक एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगा एक दूसरे के अंदर. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्क आइटम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकता. वो एक्सटेंड करता है, वो मेन वर्क आइटम से एक्सटेंड करता है. एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइक द ट्री. इसीलिए ट्री यूजेस कॉम्पोजिशन, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट ट्री का पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मेन पार्ट. एंड सिमिलरली ग्राफ यूजेस एग्रीगेशन. हम आगे ग्राफ भी जाके पढ़ेंगे. यहाँ पे ये डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक एक वर्ड मतलब लाइक इट डज नॉट डिपेंड कि लाइक हाँ मतलब ये एग्जिस्ट करेगा तो मतलब लाइक दीज आर इंडिपेंडेंट बेसिकली. मतलब वी कैन इसका एक खुद का भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दिस वन, एंड सिमिलरली फॉर दिस वन एज वेल. लेट अस लुक एट द कोड. ओके, हम एसोसिएशन से स्टार्ट करते हैं. सॉरी,
हाँ, सिंस वी सॉ लाइक इनहेरिटेंस वाला पार्ट हमने यहाँ देख लिया है कि जब हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज करते हैं तब बेसिकली इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंगल इनहेरिटेंस और वो सब पढ़ा था, बेसिकली वही हमारा इनहेरिटेंस हो गया, इज अ रिलेशनशिप हो गया। और यहाँ पे हम हैज अ रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एक क्लास पेन है, एक क्लास पर्सन है, और ये हमारा मेन क्लास है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पर्सन P1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद P1 डॉट स्टडी कर दिया। सेकेंड, हमने P1 का ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी P1 का पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1, एंड देन वी आर एक्सेसिंग द स्टडी मेथड इनसाइड इनसाइड द P1। एक मिनट, ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने एग्रीगेशन पे चली गई, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो क्लासेस है, पेन और पर्सन क्लास है। अभी इफ आई से कि समवन इज राइटिंग, तो वो कुछ टाइम के लिए पेन उठाएगा, लिखेगा और पेन रख देगा। दैट मीन्स पेन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, एंड लाइक इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। यहाँ पे हम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन पे नहीं जाते। लेट्स जस्ट लुक एट द एसोसिएशन पार्ट की हैज अ रिलेशनशिप पार्ट। विल डिस्कस द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट लेटर ऑन। तो जब हम हैज अ रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो मतलब उसके पास पेन है, उसने यूज किया, उसके बाद हम लोग को लाइक वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि जो हमारा पेन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर हमने पर्सन का स्टडी मेथड एक्सेस किया। तो बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डिपेंडेंसी, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी मेथड के अंदर ही हमने पेन का ऑब्जेक्ट बना लिया। कि मतलब जब हम पढ़ने जाएंगे तभी हम पेन के बारे में सोचेंगे, और जब हमारा पढ़ाई हो जाएगा उसके बाद हम पेन के बारे में नहीं सोचेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड somebody asked me about the method call, like we discussed about the जिसमें हमने गार्बेज कलेक्शन में बात किया था कि जो मेथड ऑब्जेक्ट होता है तभी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। और आई होप ये कोड समझ में आया। ओके, लेट अस रन दिस। यस, राइटिंग मतलब a person has a pen and that person is writing. Okay, this was this was association. We are not concerned about the dependency, and this is aggregation where we are concerned about the dependency. तो यहाँ पे हम सो वी कैन से दैट लाइक लाइब्रेरी में बुक्स होती है ऑब्वियसली, बट आपके घर पे भी तो बुक्स होती है, क्लासेस में भी तो बुक्स होती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि बुक्स लाइब्रेरी में ही हो, बुक्स इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो इंडिपेंडेंट, लाइब्रेरी हैज अ बुक बट इट इज नॉट डिपेंडेंट, लाइक बुक इज नॉट डिपेंडेंट कि हाँ लाइब्रेरी एग्जिस्ट करेगा तभी मैं एग्जिस्ट करूंगा, नहीं, लाइब्रेरी बुक इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, दैट इज बुक क्लास में हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके, आई वुड लाइक अनिर्बन टू कम हियर एंड एक्सप्लेन दिस टू मी। अनिर्बन, अनिर्बन, हेलो। यस नेहा दीदी। यस, आई एक्सप्लेन दिस टू यू कल। डू यू हैव एनी आइडिया यहाँ पे मैंने 2 बार बुक क्यों लिखा है? दीदी पहला वाला जो बुक नेम है वो बुक नेम हम ये डिनोट करने के लिए लिखे हैं कि जो बुक हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर उसका कोई एक स्पेसिफिक अगर नेम है तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो और जो सेकंड वाला जो बुक जो हमने लिखा है वो बुक एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ये दोनों क्या है? पहला वाला जो बुक है वो वाला जो बुक हम लोगों ने यहाँ पे
यूज किया है, तो वो ये देखने नहीं, के लिए हाँ कि मैं समझी, बट लाइक व्हाट इज लाइक वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? सो व्हाट इज लाइक द टर्म फॉर इट, लाइक ये वाले बुक के लिए और ये वाले बुक के लिए, these are methods, right? हाँ, हाँ, then what is the name of this method? अ, Yes, somebody else has the answer, please go ahead. Parameterized constructor. Exactly, this is the parameterized constructor and this is the And second non-parameterized one is constructor. the non-parameterized constructor. Exactly, thank you. Okay, so I'll continue from there. Thank you, Anirban and Devaditya. Okay, so this is the parameterized constructor and this is the non-parameterized constructor, and this is basically calling the non-parameterized constructor कि the book exists and the book has some name. Okay, and this is the library class जहाँ पे हम हमारा एक book भी है. दिस इज जस्ट द रेफरेंस वेरिएबल, हमने यहाँ पे बुक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, ठीक है? सो डोंट कंफ्यूज विद दैट. और हियर इज द लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे एक मेथड है शो कि हाँ ये हमारा बुक अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? सो अभी इन आवर मेन क्लास वी हैव, पहले हमने बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन वी हैव क्रिएटेड द लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट लाइक कि हमने लाइब्रेरी क्लास के अंदर एक बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. अगर हम यहाँ पे बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस बताते कि लाइब्रेरी के अंदर ही बुक एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज नॉट राइट, लाइक लॉजिकली इट इज नॉट राइट. तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट किया है एंड वी आर पासिंग दैट ऑब्जेक्ट एज हियर कि ये हमारा B1 ऑब्जेक्ट है. आई मीन वी आर पासिंग द रेफरेंस वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट और उस बुक का नाम है जावा बेसिक्स. और फिर वी आर डूइंग एल डॉट शो विच इज लाइक वॉइड शो को कॉल कर रहा है और फिर हमारा बुक अवेलेबल दिखा रहा है, बी नेम दिखा रहा है. ओके, आई होप ये समझ में आया होगा सबको. एनी मोर डाउट्स? ओके, दीदी आपने जो वो काफ़ी सारे मेथड्स जो पढ़ाए थे उसमें वर्किंग ऑफ जीसी और एक और था वो समझ में नहीं आया था. मैं ये खत्म कर लूँ उसके बाद आई गेट ऑन टू दैट. ओके. ओके, सो वी कैन सी बुक एग्जिस्ट, पहले बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट में हम वो बुक को कॉल कर रहे हैं कि हाँ ये बुक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो फिर ये बुक अवेलेबल दिखा रहा है कि हाँ जो हमने बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था विद द नेम जावा बेसिक्स वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है. दिस इज वीक रिलेशनशिप. यहाँ पे लाइक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं बोथ लाइब्रेरी भी और बुक भी. Then coming on to strong dependence कि अब when we talk about rooms, अब मैं रूम्स के बारे में बात की तो रूम के अंदर तो ऑब्वियसली सॉरी अभी मैं हाउस के बारे में बात की तो हाउस के अंदर ऑब्वियसली रूम्स एग्जिस्ट करेंगे. सो इट इज नॉट लाइक कि हाउस बस ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है. अगर हाउस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक सब डिविजन मतलब उसके अंदर भी सब पार्ट्स होंगे कि हाँ मल्टीपल रूम्स होंगी, वॉशरूम होगा, ये होगा वो होगा. सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रूम्स, सो ऐसा नहीं है कि लाइक ऑब्वियसली रूम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बट एक हाउस बिना बिना रूम के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो हाउस के अंदर रूम होना जरूरी है. सो यहाँ पे भी हमने सेम किया है कि पहले हमने रूम का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है बट यहाँ पे हमने रूम का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है जो कि हमने पहले नहीं किया था. हमने वहां पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हमने मेन मेथड में क्रिएट किया था. बिकॉज वाई, क्योंकि वो वीक रिलेशनशिप था. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि हाउस के अंदर एक रूम ऑब्वियसली होगा ही होगा. सो इसीलिए यहाँ पे मैंने r इज इक्वल टू न्यू रूम किया और फिर हमने जस्ट मेन मेथड में हमने सिर्फ एक हाउस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बिकॉज ऑब्वियसली हाउस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक रूम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देगा और फिर हमें दिखाएगा कि रूम क्रिएटेड. ओके, या वी कैन सी रूम क्रिएटेड, इट्स विजिबल ओवर हियर. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. एनी मोर डाउट्स इससे लेके बिकॉज आई विल गो बैक टू गार्बेज कलेक्टर. ओके, नो डाउट्स. Somebody has a doubt? एक सेकेंड my screen.
Anyone has any doubts? Okay. Okay, sure, sure. Just a second. Okay. कहाँ पे डाउट था निर्वन? दीदी ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी जो था और वर्किंग ऑफ जीसी जो है, ये दोनों पार्ट समझ में नहीं आया था. ओके. हम बेसिकली गार्बेज इज समथिंग जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है. मतलब गार्बेज बस मेमोरी में, हीप मेमोरी में बस एग्जिस्ट कर रहा है एंड नोबडी इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट. जब भी हम गार्बेज क्रिएट करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि उसकी तरफ कोई एक रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है. बिकॉज इफ नो रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू इट, तो फिर उसका मतलब ही नहीं है क्रिएशन होने का. बट देर आर समटाइम्स की कोड हम ऐसे लिखते हैं कि we lose the reference variable to it, so that becomes a garbage. A garbage is basically something which has no reference variable attached to it. वहां पे garbage होता है. And गार्बेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दिस इज बेसिकली दैट. एक तो हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, एस इज इक्वल टू नल. बेसिकली पहले हमने खुद रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर खुद ही हम रेफरेंस वेरिएबल को नल सेट कर देते हैं. तो मतलब ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है. एंड द रेफरेंस रीअसाइंड इज कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, जैसे स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट एंड स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट. अभी स्टूडेंट S1 का एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट S2 का एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2. बट नाउ व्हेन वी डू S1 इज इक्वल टू S2, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो S1 को पॉइंट करवा रहे हैं, S1 को हम अभी ऑब्जेक्ट 2 पे पॉइंट करा रहे हैं. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 था उसका रेफरेंस वेरिएबल तो खो गया, सिंस S1 का जो ऑब्जेक्ट 1 का जो रेफरेंस वेरिएबल था S1, वो अभी ऑब्जेक्ट 2 को पॉइंट कर रहा है. तो ऐसे रेफरेंस रीअसाइन हो जाता है. मतलब कि दो रेफरेंसेस सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, बट एक जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसका रेफरेंस खो गया है. दिस इज ऑब्जेक्ट रीअसाइन. एंड मेथड लोकल ऑब्जेक्ट आफ्टर मेथड एंड्स. मतलब कोई एक स्पेसिफिक मेथड रन करवाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आफ्टर वो मेथड खत्म हो जाता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को फिर डिलीट हो जाना चाहिए, राइट? बट वो डिलीट नहीं होता, हम उसका रेफरेंस वेरिएबल खो देते हैं, और फिर हम उसके बाद सपोज मैंने इसका सेम एग्जांपल लिया था, राइट? गार्बेज. यस. यहाँ पे हम पेन P इज इक्वल टू न्यू पेन कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं अगर इसको हटा दूंगी तो हमने न्यू, बट एक्सेस करने के लिए हम लोग का उसका रेफरेंस चाहिए ऑब्वियसली, सो वी हैव टू डू इट. बेसिकली हम यहाँ पे पेन को कब यूज कर रहे हैं? जब एटलीस्ट मतलब तब तक ही यूज करें जब तक ये स्टडी मेथड कॉल हो रहा है. बट जब ये स्टडी मेथड खत्म हो जाएगा तब हमारा पेन का ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत है क्या? नहीं ना. सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ गार्बेज. दैट इज बेसिकली व्हाट दैट स्टेटमेंट इज. समझ आया? हाँ दीदी, तो मतलब कि यहाँ पर हमने अगर कोई नया ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया है तो उसको फिर से यहाँ पर अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को अगर असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कोई स्ट्रिंग या फिर कीवर्ड ऐसे लिखना पड़ेगा. मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन. नहीं दीदी, आपने यहाँ पे बोला ना कि पेन P इज इक्वल टू न्यू पेन, ये वाला जो पार्ट है, हाँ. तो यहाँ पर तो मतलब अगर मैं यहाँ पर राइटिंग की जगह पर अगर पेन हटाकर मैं यहाँ पर बुक्स अगर लिख दूँ तो फिर वो भी तो सेम वैसे हो जाएगा ना? हाँ, सपोज जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो तब तुम बुक्स का यूज कर रहे हो, और फिर उसके बाद तुम बुक्स नहीं छूओगे क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई हो गया है, तो तब तुम ऐसा कर सकते हो कि हाँ, बुक्स B इज इक्वल टू न्यू बुक्स, और फिर
बी डॉट रीड की हाँ मैं बुक अभी रीड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेथड खत्म हो जाने के बाद, मतलब तुम स्टडी करने के बाद, बुक रीड करने के बाद तुम्हारा कोई और जरूरत है क्या बुक वापस बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का? कि तुम पढ़ नहीं रहे हो तो फिर तुम बुक का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करोगे? हाँ हाँ ओके। और लेट्स कवर द लेफ्ट ओवर टॉपिक। सिमिलरली फिर अनोनिमस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कि हमारा एक मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है बट उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल है ही नहीं, दैट बिकम्स एन अनोनिमस ऑब्जेक्ट। कि स्टार्टिंग से ही उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। तो लाइक हम जानबूझ के ये चीजें नहीं लिखती हैं। कभी कभार हम कोड लिखते हैं, कभी कभार बिगिनर्स जब कोड लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो by mistake लिख देते हैं कि new object without creating a reference variable to it, so that becomes an anonymous object. And also working of GC, honestly speaking, GC is not used itna because JVM does it automatically, but yeah obviously we are covering it. तो जब हम GC को कॉल करते हैं, जब हम system.gc यूज करते हैं, मतलब JVM checks the heap periodically. JVM अपने आप मतलब चेक करता रहता है कि हाँ कितना स्पेस खाली है, कितना स्पेस यूज्ड है, और जितना स्पेस यूज्ड है उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको रिमूव कर देता है हियर। तो मैंने अभी बोला कि फाइंड्स अनरीचेबल ऑब्जेक्ट, डिलीट्स देम ऑटोमेटिकली, एंड मेमोरी रिक्लेम्ड एंड रीयूज्ड, वो मेमोरी वापस रीयूज हो जाती है कि हाँ पुराना ऑब्जेक्ट चला गया, अब उस मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, एंड रन्स इन द बैकग्राउंड। ये हम मैनुअली नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। बट इफ यू वांट टू चेक इट मैनुअली तो तुम क्या कर सकते हो, तुम system.gc लिख सकते हो, और फिर जस्ट फॉर दी सिंप्लिसिटी अगर तुमको दिखाना भी है कि हाँ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है तो तुम अपने कोड के अंदर ये भी लिख सकते हो कि प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज थ्रोज थ्रोएबल, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में कल पढ़ाया था, और फाइनलाइज कीवर्ड, एंड यू कैन प्रिंट दिस कि हाँ ये कब रन होता है, फाइनलाइज कीवर्ड का काम कब रन होता है, बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। और ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम system.gc को बुलाते हैं तो वो ऑब्वियसली ही फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि लाइक इट डिपेंड्स ऑन द JVM कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा। सो आई होप दैट्स क्लियर। या दीदी, तो फिर यहाँ पर जो हम लोग किसी भी एक गार्बेज वैल्यू को फाइनलाइज जो कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें अगर देखना हो कि वो वैल्यू वहाँ पर पूरी तरह से एग्जिस्ट है या फिर डिस्ट्रॉयड हो। उसके लिए ही है ये फाइनलाइज चीज। जब ये रन करेगी तो इसका मतलब इसके पहले, मतलब जब ये रन करेगी ना इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो जब ये रन करेगी तो इसका मतलब हाँ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। ओके जी जी, ठीक है। तो दीदी रेफरेंस वेरिएबल जो है वो तो मतलब एस डॉट इस तरह के हैं। रेफरेंस वेरिएबल हमारा एस होता है, जब हम स्टूडेंट एस लिखते हैं ना तो वो एस हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हमारे स्टैक में स्टोर्ड होता है। ओके, और हिप्स में मतलब यहाँ पर जो भी हम लोगों ने जो भी और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए वो सब हिप्स में जाके स्टोर हो जाए। हाँ। ओके। Any more doubts? Okay, so thank you guys.